ग्रेन मून पर आप सुन रहे हैं ओ हेनरी की लिखी कहानी आखिरी पत्ता। मेरी यानी एडम सिद्दीकी की आवाज में। एक छोटी सी बस्ती वॉशिंगटन चौक के पश्चिम में स्थित है। इसकी आड़ी तिरछी गलियों के मकड़ जाल में कई अन्य बस्तियां भी समाई हुई हैं। ये बस्तियां बेतरतीब फैली हुई हैं। कुछ जगहों पर तो सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती है। इस सड़क के बारे में एक कलाकार के दिल में यह ख्याल आया कि अगर कागज, रंग और कैनवास का कोई कारोबारी पैसे की वसूली करने वहां पहुंचे तो रास्ते में उसका सामना खुद से ही कई बार हो जाएगा और वह पैसा भी वसूल किए बिना खाली हाथ लौट जाएगा। इस बिखरी और अनोखी ग्रीनविच विलेज नामक बस्ती में दुनिया भर के कलाकार आकर इकट्ठा होते हैं। वे सभी उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी की मेहराबें और छत पर बने कमरे सस्ते किराए पर खोज रहे होते हैं। छठी सड़क से चंद कांसे के लोटे और टिन की तश्तरियां खरीद लेते हैं और कुनबा बसा लेते हैं। ऐसे ही एक मकान के तीसरे माले पर सू और जॉनसी का स्टूडियो था। जॉनसी जोना का बिगड़ा हुआ नाम था। एक मैन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया शहर से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक बेहद सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि उन दोनों ने मिलकर एक साथ स्टूडियो खोल लिया। ये वाकया मई महीने का था। नवंबर की सर्दी में एक गुमनाम अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, बस्ती में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को सताना शुरू कर दिया। पूर्वी इलाके में तो इस सर्वनाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर कोहराम मचा दिया, किंतु पश्चिम की सकरी गलियों वाले जाल में आकर इसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया औरतों के लिए भी कोई खास रियायत नहीं बरतते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों में जिनका रक्त फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी पतली दुबली लड़की की इस भीमकाय फुफकारते दैत्य के सामने कोई मुकाबला तो था नहीं। तब भी उसने जॉनसी पर हमला बोल दिया। वह बेचारी अपनी खामोशी में लोहे पलंग पर लेटी रहती और शीशे की खिड़की से सामने के ईंटों के मकान की सपाट दीवार को देखा करती थी। एक दिन उसका उपचार करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहरी बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जूने की उम्मीद 100 पैसे में 16 पैसे की है, वो भी तब जब उसमें जीने की इच्छा बनी रहे। जब लोगों के दिल में जीने की आरजू ही नहीं रहती तो वे मौत का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनका इलाज कोई भी नहीं कर सकता। वह लड़की के दिमाग में क्या बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी? क्या उसके दिल में कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, किंतु किसी दिन नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी इच्छा है। चित्र? मैं पूछ रहा हूं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रलोभन बचा है जिससे जीने की इच्छा जागृत हो, जैसे कोई नौजवान? बिच्छू के डंक जैसी चुभती हुई आवाज में सू बोली, नौजवान, पुरुष और प्रेम? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा, तमाम बुराई की जड़ यही है। डॉक्टरी विद्या के मुताबिक जो भी मुमकिन है मैं करूंगा। मैं उसे किए बिना नहीं रहूंगा। किंतु जब कोई रोगी अपनी अर्थी के संग चलने वालों की गिनती करने लग जाता है, तब औषधियों की ताकत आधी रह जाती है। यदि तुम उसके जीवन में कोई प्रलोभन पैदा कर सको जिससे
वह आगामी सर्दियों में प्रचलित होने वाले वस्त्रों के फैशन के बारे में बात करने लगे तो उससे जीवने की उम्मीद कम से कम दुगनी बढ़ जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और आंसू बहाकर अनेक रुमाल निचोड़ने लायक कर दिए। थोड़ी देर बाद चित्रकारी का ताम झाम लेकर वह सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चादर ओढ़े बिना हरकत किए खामोशी से खिड़की की तरफ देख रही थी। उसे नींद में जानकर सू ने सीटी बजानी बंद कर दी। तख्ते पर कागज लगाकर वह किसी पत्रिका की कथा के लिए कलम स्याही से एक चित्र बनाने बैठी। बेचारे नए उभरते कलाकार, उनको कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं, जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नए लेखकों को पत्रिकाओं हेतु कहानियां लिखनी पड़ती हैं। जैसे सू एक घुड़सवार जैसा दिखने वाला बिरजिस पहने एक आंख पर चश्मा लगाए गरड़िए की तस्वीर की रेखाएं बनाने लगी, उसे एक धीमी सी आवाज बार बार सुनाई दी। वह जल्दी ही जॉन्सी के बिस्तर के करीब गई। जॉन्सी की आंखें खुली थीं। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी और कुछ गिन रही थी, लेकिन वह उल्टी गिनती कर रही थी। वह बोली 12, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9। बाहर एक खुला वीरान चौक था या 20 फुट दूर ईंटों के मकान की एक सपाट दीवार थी। पुरानी ऐठी हुई जड़ें निकली सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। सर्दी की ठंडी हवा ने उसके जिस्म की पत्तियां तोड़ ली थीं और उसकी सूखी शाखाएं उन टूटी फूटी ईंटों से चिपट रही थीं। सू ने पूछा, क्या बात है जॉन्सी? बेहद धीमे स्वर में जॉन्सी बोली, अच्छा, अब वे शीघ्रता से गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहां लगभग 100 थीं। उन्हें गिनते गिनते सिर में दर्द होने लगता था। वह एक और गिरी। अब केवल 5 रह गई हैं। 5 क्या जॉन्सी? 5 क्या? मुझे तो बताओ। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस दिन अंतिम पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन पहले इसका एहसास हो गया था। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? बेहद रूखे स्वर में सू ने शिकवा किया, ओह, इतनी बेवकूफी की बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तुम्हारे स्वस्थ होने का इन पत्तियों से क्या रिश्ता है? तू उस लता से प्रेम करती है? क्यों? किस लिए? ये अपनी बेवकूफी बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया था कि तेरे जल्दी ठीक होने की उम्मीद क्या कहा था उसने? हाँ, 100 पैसे में 80 पैसे के बराबर है। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं और किसी नए घर के पास से गुजरते हैं, तब भी जीने की उम्मीद इससे ज्यादा नहीं रहती। अब थोड़ा शोरबा पी ले और अपनी सू को चित्र बनाने दे, ताकि उसे संपादक के हाथों बेचकर वह तेरे लिए कुछ दवा दारू और अपने पेट के लिए कुछ भोजन ला सके। अपने नेत्रों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं। वाह, एक और गई। नहीं, मुझे सूप की भी जरूरत नहीं। अब केवल 4 रह गई हैं। अंधेरा होने से पहले उस अंतिम पत्ती को गिरते देख लूं, बस, फिर मैं भी चली जाऊंगी। सूस पर झुकती हुई बोली, जॉन्सी, जॉन्सी, तुझे कसम खानी होगी कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम कर रही हूं तो खिड़की से बाहर नहीं झांकेगी। कल तक मुझे यह चित्र देना है, वरना, और रोशनी बड़ी कम है, वरना मैं एक खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने रुखाई से पूछा, क्या तुम कहीं और बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे नजदीक ही रहना चाहिए। मैं तुझे उस लता की ओर देखने नहीं देना चाहती।
किसी गिरी हुई प्रतिमा के भांति अचल और सफेद अपनी आंखें बंद करती हुई जॉन्सी बोली, काम खत्म होने पर मुझे बता देना, क्योंकि मैं उस अंतिम पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ। इंतजार करते करते मैं थक गई हूँ, सोचते सोचते थक गई हूँ। अब अपनी प्रत्येक पकड़ को ढीला छोड़ देना चाहती हूँ और उन बेचारी अलग हुई पत्तियों की भांति तैरते हुए नीचे नीचे और नीचे चले जाना चाहती हूँ। सू बोली, सो जाने की कोशिश कर। मैं खान के मजदूर का मॉडल बनाने के लिए बेहरमैन को बुला लाती हूँ। अभी मैं 1 मिनट में आई। जब तक मैं ना आऊं तो हिलना मत। बूढ़ा बेहरमैन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वह भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से भी ज्यादा थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की भांति किसी बदशक्ल बंदर के सिर से किसी भूत के जिस्म तक फहराती लगती थी। बेहरमैन एक नाकाम कलाकार था। 40 वर्षों से वह कला साधना कर रहा था, किंतु अभी तक अपनी कला के चरण भी छू नहीं सका था। तो प्रत्येक तस्वीर को बनाते वक्त यही सोचता था कि उसकी कृति बेमिसाल होगी, किंतु कभी भी वैसी बना नहीं पाया। पिछले कई सालों से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के अलावा अपना पेशा ही छोड़ दिया था। उन नौजवान कलाकारों के लिए मॉडल बनाकर जो किसी पेशेवर मॉडल की कीमत चुका नहीं सकते, वह आजकल अपना गुजारा किया करता था। वह जरूरत से अधिक शराब पीता और अपनी उस उत्कृष्ट पेंटिंग के बारे में अनर्गल बातें करता जिसके बनाने के वह स्वप्न देखता आया था। वैसे वह बेहद खतरनाक बूढ़ा था, जो नम्र व्यक्तियों का मखौल उड़ाता और अपने को इन 2 युवा कलाकार लड़कियों का पहरेदार समझता था। अंधेरे में सू ने बेहरमैन को अपने अड्डे में मौजूद पाया। उसमें से बेर की पुरानी गुठलियों की सी महक आ रही थी। एक कोने में एक खाली कैनवास पड़ा था, जो उसकी उत्कृष्ट रचना की प्रथम रेखा का चुम्बन पाने का 25 वर्षों से भी ज्यादा से इंतजार कर रहा था। सू ने बूढ़े को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के संग अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का नाता जोड़कर उसके समान बह जाने की डरावनी कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी गिरफ्त संसार से ढीली हो रही है। बेहरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंख निकाली और अपनी बेरुखी जाहिर की। क्या कहा? क्या अभी भी संसार में ऐसे अहमक हैं जो महज इस कारण से कि एक उखड़ी हुई लता के पत्ते गिर रहे हैं अपनी मौत की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख विक्षिप्तों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके जहन में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी जॉन्सी, सू बोली। वह बीमारी से बेहद कमजोर हो गई है और बुखार की वजह से ही उसके दिमाग में ऐसी विचित्र कलुषित कल्पनाएं जाग उठी हैं। अच्छा, तुम यदि मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो ना बनो, तो तुम आखिरी परले दर्जे के सिरफिरे ही। बेहरमैन चीखा, तू तो निरी लड़की की लड़की ही रही। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। आधे घंटे से मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई चल चल, मैं चलता हूं। लेकिन एक बात बोलूं, यह जगह जॉन्सी जैसी भली लड़कियों के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी सर्वोत्तम कलाकृति बना लूंगा, हम सब यहां से चले जाएंगे, समझी? हाँ चल। जब वे ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे डाल दिए थे और बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने डरी हुई नजर से खिड़की से बाहर उस लता की ओर देखा। फिर उन्होंने एक भी शब्द बोले बिना एक दूसरे की तरफ देखा। अपने साथ बर्फ लिए ठंडी बारिश लगातार बरस रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बेहरमैन को बिठा दिया गया ताकि चट्टान पर बैठे किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। गहरी नींद के बाद अगले दिन सुबह जब
सू की आंखें खुली तो उसने देखा कि नॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की तरफ आंखें फाड़कर घूर रही है। बुदबुदाहट के लहजे में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दो, मैं देखना चाहती हूं। मजबूर होकर सू को आदेश मानना पड़ा। लेकिन यह क्या, रात भर बारिश, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने के बाद भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस लता में एक पत्ती मौजूद थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, किंतु अपने किनारों के इर्द गिर्द थकान और झगड़े की आशंका लिए पीली पीली वह पत्ती जमीन से कोई भी 20 फीट ऊंची अभी तक उस डाल से मजबूती से चिपकी हुई थी। जॉन्सी बोली, यही अंतिम है। मैंने सोचा था वह रात में जरूर गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाजें भी सुनी थी, तुमने भी सुनी थी। खैर, कोई बात नहीं, या जरूर गिर जाएगी। उसी पर मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना क्लांत हुआ चेहरा झुकाकर सू ने झिड़का, क्या कहती है पगली? अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो सोच, मैं क्या करूंगी? किंतु जॉन्सी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस संसार की सर्वाधिक अकेली चीज यह आत्मा होती है। जब वह अपनी रहस्यमय यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है तो संसार और दोस्ती में बंधने वाले सबसे मजबूत बंधन भी कमजोर पड़ते जाते हैं। ऐसा लगता है धीरे धीरे उस लड़की को इस कल्पना ने और ज्यादा जोर से जकड़ना शुरू कर दिया था। दिन गुजर गए और शाम की कमजोर रोशनी में दीवार से लगी लता से लटका हुआ पत्ता उन्हें नजर आता रहा। किंतु तभी रात गहराने लगी और उत्तर से तेज हवाएं फिर से बहने लगीं और बारिश की बौछारें खिड़की से टकराकर छज्जे पर बहने लगीं। सुबह हुई। रोशनी फैलते ही निर्दयी जॉन्सी ने हुक्म दिया कि पर्दे उठा दिए जाएं। बेल की पत्ती अभी भी मौजूद थी। जॉन्सी बहुत समय तक उसे देखती रही। फिर सू को पुकारा जो चौके में स्टोव पर चिकन सूप बना रही थी। जॉन्सी बोली, सू, मैं बेहद बुरी लड़की हूं। प्रकृति की किसी ताकत ने उस अंतिम पत्ती को वहीं पर रोककर मुझे बता दिया है कि मैं कितनी दुष्ट हूं। इस तरह मरना तो पाप है। ला, मुझे थोड़ा सूप दे दे और थोड़ा सा दूध भी गर्म करके दे दे। नहीं, पहले मुझे जरा आईना दे दे ताकि मैं अपने बाल बांध लूं। मेरे सिरहाने कुछ तकिए भी लगा दे ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। लगभग 1 घंटे पश्चात वह बोली, सू, मुझे लगता है मैं कभी कभी नहीं, जरूर कभी न कभी जरूर नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। संध्या को जब डॉक्टर पुनः आए तब सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल कांपते हाथ को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर ने कहा, अब उसके जीने की संभावना 50% मानी जा सकती है। यदि सेवा ठीक तरीके से हुई तो तुम जीत जाओगी। अब मैं नीचे की मंजिल पर एक अन्य रोगी को देखने जा रहा हूं। क्या नाम है उसका? बेहरमैन। संभवतः कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है। बेहद दुर्बल है। बचने की कोई उम्मीद नहीं। आज मैं उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहां अधिक आराम रहेगा। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से मुक्त है। तुम जीत गई। अब तो बस पथ्य और देखरेख की जरूरत है। वो ठीक हो गई। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के करीब आकर बैठ गई। वह नीली ऊन का एक बेकार सा गुलूबंद बुन रही थी। उसने तकिए की तरफ से अपनी बाह सू के गले में डाल दी। सू बोली, तुझे एक बात बतानी है। आज सुबह अस्पताल में बेहरमैन की निमोनिया से मौत हो गई। वह पूरे 2 दिन तक बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहां तक कि उसके जूते भी भीगे हुए थे और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वह कहां गया था। किंतु उसके कमरे के बाहर एक जलती हुई लालटेन, एक सीढ़ी, एक सेनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिला हुआ पड़ा था। खिड़की से बाहर देख, दीवार के पास उस आखिरी पत्ती को देख।
क्या तुझे कभी हैरानी नहीं हुई कि इतनी तेज आंधी बारिश तूफान में वह पत्ता गिरा क्यों नहीं? प्रिय सखी, यही बेहरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति है। उसने इसे पेंट ब्रश से बनाया और जिस रात अंतिम पत्ती बेल से गिरी वहां टांग दिया। आप सुन रहे थे ग्रीन मून पर ओ हेनरी की लिखी कहानी आखिरी पत्ता, मेरी यानी एडम सिद्दीकी की आवाज में। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली कहानी सुनने के लिए सुनते रहें ग्रीन मून।